नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सूर्य बालाजी की कहानी रमन की चाची। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए रमन की चाची। बेहद बेशऊर थी भाई नवाबिन चाची भी। हमेशा वही गुड़ी मुड़ी लुगरी सी साड़ी बांधे, दयनीय खिसियानी सी, पानी से भरी बाल्टी, चने मटर से भरी दौरी या आम काटने का सरौता लिए इस आंगन से उस आंगन या इस कोठरी से उस कोठरी, भंडारे या ओसारे की तरफ जाती रहती। और अगर इन जगहों में से कहीं न होती तो फिर जंगलों और धुएं से पूरी तरह अटी रसोई वाली कोठरी में ढेर सारी गीली सूखी टहनियाँ चूल्हे में झोंक झोंक कर, फूंक मार मार कर धुंधवाती रहती पसीने से लथपथ। न ढंग के कपड़े, न ढंग की चाल, न हंसी दिल लगी ही, और न बोलने चालने का ठसकेदार रस भरा ढंग ही। अम्मा और ताई ने तभी तो होठों के कोने सिकोड़ कर विद्रूपता से मुस्कुराकर उन्हें यह खिताब दे दिया था, इसे देखो, यह भला नवाब लाल के लायक है। क्या खूब नवाबिन मिली उन्हें भी। नवाब चाचा ऐन सामने न होते, लेकिन अगल बगल की कोठरी दालान में ही कहीं पड़े पसरे होते। अम्मा अति सहानुभूति से भरकर उसांस लेती। अरे सिर्फ गोरी चमड़ी से ही क्या होता है, इतना ही क्यों, सिर्फ सुरती नाक से ही क्या होता है, सिर्फ बड़ी बड़ी ढरकती आँखों से ही क्या होता है, सिर्फ छरहरे शरीर से भी क्या होता है, सिर्फ पतली कलाई, सिर्फ दूधिया एड़ियों, सिर्फ नाजुक उंगलियों से ही क्या होता है। चेहरे पर लुनाई होनी चाहिए, नमक इसके चेहरे पर है ही नहीं। नवाब लाला को देखो, रंग गहराया है तो क्या, देह दोहरी है तो क्या, लोंदे पोंदे से होने पर भी चेहरा लोना है। बदन दोहरा है तो क्या, चेहरे पर नमक है। सिर्फ खूब बड़ी ढरकती आंखों, सिर्फ पतली नाक, छरहरे शरीर और दूधिया एड़ियों वाली यह चाची जब ब्याह के घर में आई तो कुल 14-15 से ज़्यादा नहीं थी, यानी मुझसे मुश्किल से कुल 4-5 साल बड़ी। लेकिन उस जमाने में उस उम्र की लड़कियां सयानी गृहस्थिन हुआ करती थीं और मेरी उम्र के लड़के पूरे गावदी। मैं भी 10-11 साल का, गुलेल की पट्टी और कंचे गुल्ली से लैस धारीदार जांघिए वाला एक गावदी ही हुआ करता था। गांव छोटा था और शादियों के लग्न मुहूर्त भी साल दर साल लगा करते थे, पर अपन लोगों को दूल्हे दुल्हन से ज़्यादा अहम चीज़ें भाड़ों के स्वांग और कड़ाहों में उतरकर गरम गरम चाशनी में बंधते बूंदी के लड्डू और बुरादे से ढकी बर्फ़ की सिल्लियाँ लगा करती थी। नवाब चाचा की शादी तक मैं लाल हरी झंडियाँ बांधने से लेकर कसोरे भर भर के बूंदी सेव बांटने और खाने लायक हो गया था। बारात में पंचमेल मिठाई भी मिली थी। इससे अधिक कुछ और की मुझे इच्छा भी नहीं थी। मलाल जो थोड़ा सा था वह यह कि अब कहीं पूरे साल भर बाद ये मुरादों भरे शादियों के दिन फिर वापस आएंगे। खुशी से उछलकर मैं लाल हरे कागजों में बंधी दहेज की टोकरियाँ बक्से उतरवा रहा था कि दूर से ही पालकी से उतरती दुल्हन का झलमला घूंघट लू के झकोरे से उठा सा था और मैं चिपचिपाती गर्मी व पसीने से लथपथ वह सुर्ख दबदबाता चेहरा देखता रह गया था। एक बहुत सुंदर नायाब सी चीज़ थी मेरे लिए यह। चेहरे ऐसे भी हुआ करते हैं क्या? यह तो रामनवमी गंगा दशहरा पर खरीदी लाल सुनहरे गहनों से सजी मिट्टी के मूर्तों से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। मैं दौड़कर पास आ गया और रह रहकर उड़ते घूंघट के नीचे से झांकने लगा। आवाक ठगा सा। बाहर भी यही चर्चे हो रहे थे। इसके सामने अम्मा ताई और दर्जनों मवेशियों सी थन फैलाए कुछ बुढ़ारती औरतों के चेहरे मुझे हास्यास्पद लगने लगे कि तभी अम्मा की सधी आवाज़ पूरी तुरशी से यहाँ से वहाँ तक लहर गई। सिर्फ गोरी चमड़ी से क्या होता है, चेहरे पर आब होने चाहिए, आब। गोरे काले से क्या होता है। बतासिया कहारिन को देखो, कहने को कहारिन
और रंग भी गहराया सा ही, पर चेहरा लुनाई से दपदपाता रहता है। मैं पूरा गावदी ही था। मुंह बाए बतसिया कहारिन का कसोरे का सा चेहरा गुनता रह गया। यह भी नहीं समझ पाया कि मौका ताक कर बतसिया के नाम का तुरुप अम्मा ने लगाकर बाजी जीत ली है, क्योंकि चाचियाँ खिसखिसा कर हंस पड़ी थीं, थोड़ी बिराती सी हंसी। और मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि नवाब चाचा अपने मझोली वय में पढ़ाई से जी चुराकर कई बार बतसिया के आगे पीछे झांकते झोंकते पाए गए थे। लेकिन बाहर के चर्चे से गदगद बड़े ताऊ बाहरी दालान से उल्लसित आवाज में बोले थे, 1000 में एक लड़की लाया हूँ छांट कर, रूप रंग गुण शऊर कढ़ाई बुनाई सब कुछ है, कोई ऐसी आसपास के गांव तक। यह बाहर की बात बाहर वालों के लिए थी, लेकिन इस घोषणा को सुनने के बाद अम्मा ने चाचियों से मुखातिब हो कहा था, अरे नई नई ब्याही बहू बेटी के तो अंग अंग में सुहाग भिना होता है, बंदरिया भी परी लगेगी। देखना 4 दिन बाद जब चौके में खटना पड़ेगा तब देखना। हर किसी ने इसके पक्ष में अपना सिर हिलाया। देह में हाड़ ही हाड़ तो हैं, नवाब लाला के हिस्से में तोला भर मांस तो आता। अरे हट, आदमखोर हैं क्या? और एक बेहूदी खिसखिसी हंसी। यह खिसखिसा सिलसिला पूरे 4-5 दिन चला। तब तक चाची बाकी औरतों के पास सोती रहीं और सोने से पहले आधी आधी रातों तक दर्जनों जेठानियों के हाथ पैर और फैले कूल्हे दबा दबा कर बेदम होती रहीं। सुबह औरतें निराशाजनक लहजे में कहतीं, सुबह नींद नहीं खुलती इसकी, माँ बहन को सिखाना चाहिए था। हाथ पैर जल्दी उठते नहीं, सुस्त सी है, 4 काम खींच कर ले ऐसा शऊर नहीं। सुस्त बेशऊर बेआब बेगैरत लड़की। और इस लड़की को 5वें दिन जब आधी रात के बाद एक अलग कोठरी में डाल नवाब चाचा के पास पहली बार भेजा गया तो वह उन्हें थकान और पसीने से लस्त पस्त लुज्जी मिजी धोती में निढाल फर्श पर सोती मिली। बेलज बेगैरत औरत। नवाब चाचा अधकचरा पौरुष सहेज कस्बाई अंदाज में भुनभुनाए थे। सुबह एक कान से दूसरे कान तक लहर सी फैल गई। नवाब लाला भी कह रहे हैं कि उनकी बड़ी भौजाई की बात सही ही है, यह तो किसी काम की ही नहीं। सचमुच मैंने तो देखा था, हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही उनकी साड़ी का घूंघट हटा था और वह चेहरा स्याह तो था जैसे सफ़ेद सलेटी राख की परतों से ढका, उसमें सब कुछ ढक गया था। चेहरे मोहरे के साथ साथ होठों का स्पंदन, आंखों की घबराहट, संकोच और थरथराती सी उंगलियां। श्रृंगार के नाम पर उलझे बालों के नीचे एक हल्की पीली सी सिंदूरी बिंदी दिखी थी। बस इससे ज़्यादा मैं और इस पचड़े में पड़ा भी नहीं कि अम्मा की भविष्यवाणी कुल 7 दिनों में ही कैसे सिद्ध हो गई। अम्मा में इतनी चतुराई आई कहाँ से? बाबू तो मेरी माँ नाम की अपनी इस दूसरी औरत को धान की बोरी कहा करते थे। गेहूं चावल की नहीं, धान की बोरी। कहते धान सरपत सा छीलता जो जाता है, हाथ पांव ऐसे कि फलफला कर खून तक निकल आए मजे से। नाटी थुलथुल थैली सी। माँ ने इसका बदला लिया था। नवाब चाचा का बयान पेश करते हुए कहा था, सुन लिया, सिर्फ गोरी छरहरी। हाँ हाँ, बाबू ठहाका मारकर हंसे थे। और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैसी थुलथुल अनाज की बोरियां सबके भाग में थोड़े ही होती हैं। माँ ज़रूर निचला होंठ दांतों से दबा तिलमिलाई होंगी, लेकिन कहा ना, मैं पूरा गावदी ही था। खिस से हंसता और कंचे जेब में भरे सर्र से बाहर निकल भागता। लौट कर आता, खूब भूख लगी होती तो रसोई में जाने को कहा जाता। वहाँ बेगैरत सुस्त चाची धुएं से दम घोटती रसोई में रोटियां सेंक रही होती। सेंक नहीं बल्कि कहूँ कि थोप रही होती। मुझसे ज़्यादा देर धुएं में न खड़ा रहा जाता। चाची रोटियां तो जल्दी और बाहर आकर चैन की सांस लेता। कभी आंगन में रात में लालटेन के पास खेल में जीते हुए कंचे गिनता रहता कि अम्मा मझली ताई को सनकाती हुई मुस्की मारकर कहती, वह देखो आ गई फूहड़, सारी धोती पर आटा ही आटा, जैसे रोटियां सेक कर नहीं, आटे की बोरी से निकल कर आ रही हो। ताई खर्र से हंस देती,
जरूर रसोई भंडारे के किवाड़ खुले छोड़ आई होगी, बिल्ली कुत्तों के मुंह मारने के लिए। इसके दिमाग का कुछ भरोसा थोड़ी है, जाने कहाँ कहाँ मंडराता रहता है। चाची धीमे से कहती, किवाड़ बंद कर दिए हैं। कभी अम्मा भूले भटके से रसोई के पास से गुजरती तो सब कुछ ढका तोपा रहने पर भी उन्हें बहुत कुछ मिल जाता। देखो जरा फूहड़ को, चौके का पानी तक ठीक से सुखाया नहीं, मथानी वहाँ क्यों रख दी? परात जैसे हफ्तों से मांजी धोई ही नहीं गई। भंडारे से प्याज की बास आ रही है, जरूर सड़ रही होगी, इसने छांटी ही नहीं होगी। कहा ना, इसके भरोसे जो रहा उसका भगवान ही मालिक। मेरी यह सब सुनते रहने की इतनी आदत पड़ गई थी कि कभी चाची को अकेली उनकी कोठरी में पसीने से तर पंखा करते या सुस्ताते देखता तो आश्चर्य से पूछता, अरे तुम मसाले नहीं कूट रही चाची? तुम आटा नहीं छान रही? तुम्हें चावल नहीं बीनना क्या? तुम्हारी सारी रोटियां सिक गईं। चाची सहमी आंखों से इधर उधर देखती, तब बहुत धीमे से जैसे संभल कर मुस्कुराती। कभी कभी मेरे हाथों में भरी कांच की चिकनी चिकनी गोलियों में से दो एक लेकर यूं ही हाथों में घुमाती रहती। इन दो एक लम्हों को बस वे जैसे कहीं ना होती, कहीं नहीं, रसोई भंडारे अनाज के कुठलों से दूर, जहाँ वह होती और कांच की रंग बिरंगी फूल पत्तों वाली गोलियाँ। थोड़ी ही देर में मेरे सब्र का बांध टूट जाता और मैं गोलियाँ उनके हाथ से ले खेलने भाग जाता। लौटता तो आंगन या दालान में 3-4 चाचियाँ ताइयाँ झाँव झाँव कर रही होती। सब एक साथ ही हाथ नचा नचा कर इस तरह बोल रही होती जैसे वे एक दूसरे से लड़ रही हों। लेकिन बीच बीच में एकाध के ठिठियाकर हंस पड़ने से लग जाता कि वह लड़ नहीं रही, बल्कि सारांश यह है कि इस बेगैरत चाची के फूहड़पन की एक से एक नई मिसाल पेश कर रही हैं। तमाम शिकायतें और लानतें, बीच बीच में मस्खरियाँ। उस दिन भी चारों ओर से घेरा बनाकर झाँव झाँव हो रही थी कि आँख से देखकर चलती ही नहीं, दिमाग जाने कहाँ रहता है। ऐसी ठोकर खाकर हंसुए पर गिरी कि पूरा अचार का मर्तबान ही उलट गया। अब लो भला, उतना पैसा मेहनत आम कटहल का अचार स्वाहा हो गया इसके नाम को। अरे जरा तो देखना था, कहाँ की फूहड़ मिली है यह भाई। चाची बीचों बीच सिर झुकाए सांस रोके सहमी खड़ी थी कि मैंने देखा जमीन पर बहते अचार के तेल के बीच लाल खून की धार। मैं चीखा था, अरे चाची के पैर से खून बह रहा है। लो और बना, पैर और काट लिया और मुंह सीले खड़ी है। अरे जा पैर को धो, हल्दी चूना लगा ले, पूरी ठस है भाई। मैं चाची को बाहर ले आया, नलके पर पैर धुलाया, खून बहता जा रहा था। हल्दी मांगी तो एक ने घोल कर दे दी। बाहर वाले लोग हमेशा इसे औरतों की झिकझिक समझते थे। इस बार मैं बाहर जाकर नवाब चाचा से बोला, चाची को चोट लग गई है। बगैर किसी जांच पड़ताल के अपने हाथों में पकड़े तिलस्मी उपन्यास पर नज़र गड़ाए ही उन्होंने इत्मीनान से कहा, वह है ही बेगैरत। मैं चौंक के रह गया। आपको कैसे मालूम? घर की औरतें कहती हैं, सभी कहते हैं, और उसी इत्मीनान से पढ़ने लगे। घर की औरतें अम्मा की उंगलियों पर नाचतीं। अम्मा नवाब चाचा से अक्सर रात में उनके कोठरी में जाने से पहले कहती कि वे जरा समझाया करें चाची को, जरा शऊर कायदे से रहे। आखिर वे उनकी दुश्मन तो नहीं, उसके भले के लिए ही तो कहती हैं। कितना भी सिखाओ बताओ, समझती ही नहीं। सुधरने की कौन कहे, बिगड़ती ही जा रही है। कैसे क्या बिगड़ती जा रही है यह कोई नहीं बताता। सो चाचा कोठरी में जाने के साथ ही उन्हें घर की औरतों के हिसाब से चलने का आदेश देते। थोड़ा जवाब तलब भी करते कि आखिर वे अपने को सुधारती क्यों नहीं। अगर उन्होंने ना सुधारा तो चाचा से बुरा कोई ना होगा। और अंत में एक बहुत ही पौरुष भरा वाक्य जोड़कर निश्चिंत हो जाते कि वे कोई जोरू के गुलाम नहीं, समझी। लेकिन घर की औरतें बराबर गवाह रहीं कि इतना होने पर भी चाची कभी नहीं सुधरी, और नवाब चाचा इतने बुरे कभी नहीं हुए कि उनसे बुरा कोई ना हो। चाची सिर्फ सहमती गईं
और नवाब चाचा की इज्जत घर की औरतों के बीच दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती गई। चाचा खाना खा रहे होते तो अम्मा पंखा जल रही होती और सीढ़ी गुड़ी सी चाची कहीं किसी कोठरी में दाल पछोर रही होती। अरे उसे पता तो होना चाहिए कि उसका आदमी खाना खा रहा है। पीढ़ा पानी तक को नहीं पूछ सकती। कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। जबकि अम्मा ने जानबूझकर चाची को उस वक्त दाल पछोरने पर बिठा दिया होता। चाचा कस्बे से शहर जा रहे होते तो दरवाजे तक अम्मा ही टाइम को टाइम की सलाह सहेजती आती होती। चाची सबके खाने के बाद चौका संभाल रही होती। अम्मा के अनुसार चाची को याद ही नहीं रही होगी कि जरा जाते वक्त जूता छड़ी तो सहेज दे। उस दिन स्कूल से लौटकर जब खाना मांगने चाची के पास गया तो वह निचाट सूनी दोपहरी में अपना दायां पांव जोर से हाथों में भींचे दर्द से छटपटा रही थी। आवाज़ बस इतनी कि गरम लू के झकोरे में मिल जाए, किसी की नींद में खलल न पहुँचे। मैं भागा बदहवास सा बाबू के पास पहुँचा। चाची के पांव की चोट बहुत दर्द कर रही है। दालान में अकेली बैठी रो रही हैं। पांव की वही हंसुए वाली चोट पक गई है। इस बार मैंने जानबूझकर चाचा से नहीं कहा था। बाबूजी गुस्से से भभक पड़े। घर की औरतें सारी कहाँ मर गईं? एक इंसान मर रहा है और उन्हें खबर तक नहीं। सब लोग अपनी अपनी कोठरियों में सो रही हैं। चाची के दर्द से छलछला आए मेरे मन ने पहली बार अपने अंदर एक तीव्र प्रतिहिंसा महसूस की थी। और नवाब कहाँ गए? बाबूजी ने फिर पूछा। चाचा तिलस्मी उपन्यास एक तरफ रखकर आए तो बाबू ने फटकारा, तुम कैसे मूंजी हो जी? तुम्हारी औरत दर्द से बिलबिला रही है और तुम तिलिस्मे होशरुबा पढ़ रहे हो। ले जाओ उसे तैयार करके, कुंदनपुर के डॉक्टर को दिखा के लाओ। चाचा बाकायदा अपनी मर्दानगी में भुनभुनाए, मैं ये सब औरतों की बातें क्या जानूं? घर की औरतों को बता देती। अरे घोंचू, शादी तुमने की है उसके साथ या घर की औरतों ने? तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, लिवा कर जाओ। चाचा के पौरुष की यह सबसे बड़ी हेठी थी कि उन्हें जोरू के गुलाम की तरह जोरू को लेकर अस्पताल या डॉक्टरी इलाज के लिए जाना पड़े। यह सब कहीं सच्चे मर्द करते हैं, और करते हैं तो सबकी मस्खरी का निशाना बनते हैं। आखिर भुनभुनाकर मुझसे बोले, चल रमन तू भी चल। मैं चाची के साथ रिक्शे पर बैठा, चाचा साइकिल पर। कुंदनपुर के कंपाउंडर ने देखा, चाचा को दो चार खरी खोटी सुनाई और घाव को दवाइयों से धोकर पट्टी बांध दी। अगले हफ्ते फिर लाने को कहा। लौटते हुए चाची का दर्द कम हो गया था। वह मुझसे बात करती आईं। रमन भैया, तुम कौन सी हिंदी की किताब पढ़ते हो? भारत भारती। क्यों? मैं भी वही पढ़ी हूँ 8वीं में। अच्छा, पर आधी ही ना तब तक। और उनकी आंखें बहुत उदास हो गईं। तुम मुझे वह किताब दोगे पढ़ने को? पूरी पढ़ूंगी। ज़रूर दूंगा, कहोगी तो पढ़कर भी सुनाऊंगा। वह खुश हो गईं। थोड़ा रुककर पूछा, तुम्हारे स्कूल में कौन सी प्रार्थना होती है? मैंने बताई। अरे वह बच्चों से किलक पड़ी, यही तो हमारे स्कूल में भी होती थी। फिर अपने आप में गुनगुनाने लगीं, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। थोड़ी देर गुनगुनाने के बाद मुझसे बोली, तुम्हारे स्कूल में कैसे गाते हैं? इसी राग में, ऐसे ही। एकाएक मैंने पूछा, तुम पढ़ती थी स्कूल में? हाँ, वह खुश होकर बोली। तब तुम क्या पहनती थी? कभी साड़ी, कभी सलवार कुर्ता चुन्नी। मेरे पास 4 चुन्नियाँ थीं, हरी, पीली, आसमानी और प्याजी रंग की। उन्हें सब कुछ बताना बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे बस वह वही सब बताती चली जाना चाह रही थी। फिर तुम कैसी लगती होंगी? मैंने भोलेपन से पूछा। क्या जानूं, कहकर वह हंसकर शर्मा गईं। मैं भौचक्का देखता रह गया। बहुत दिनों बाद वह बेहद खूबसूरत लगी थी, नायाब चीज़ सी, जैसी विदा होने के बाद, डोले से उतरने के बाद लू के झकोरों के बीच दबदब दमकती हुई। लेकिन घर के दरवाजे पर आने के साथ ही चाची का चेहरा फिर डर सहम कर सूख सा गया।
वह सहमी सहमी सी अपनी कोठरी में चली गईं। मैंने बड़ों के अंदाज में कहा, इन्हें डॉक्टर ने चलने को मना किया है। अम्मा का चेहरा ज़्यादा ही कसा हुआ था, सभी औरतों का भी चढ़ा चढ़ा सा। वे लगातार घुनी घुनी आवाज़ में बोलती जा रही थीं, जिसका मतलब था कि देखो जरा कितनी घुटी हुई है। हमसे बताया तक नहीं और मर्दों तक बात पहुंच गई कि यह खूब छंटी हुई है, जानबूझकर ऐसी सिसकारी भरती है जैसे दर्द के मारे मरी जा रही हो, कि हम सब बूढ़े हो गए, कभी बाहरी डॉक्टर का मुंह तक नहीं देखा। बड़े बड़े जर बुखार फोड़े नासूर तक घर के घर ठीक हो गए। यह कस्बे के अस्पताल तक घूम आई कि इसने घूमने का अच्छा बहाना लगाया कि त्रिया चरित्र कोई इससे सीखे। मैंने मिडिल पास कर लिया अच्छे नंबरों से। पहले से ही तय था कि मिडिल के बाद, चूंकि बाद में स्कूल नहीं है, इसलिए मामा अपनी पहली माँ वाले के पास रहकर पढ़ूंगा। वैसे भी मेरी माँ के मरने के बाद से मेरे ननिहाल से लगातार बाबूजी पर वे लोग दबाव डाल रहे थे कि मैं जब तक बड़ा ना हो जाऊं ननिहाल में रहूं। ऊपर से कुछ ना कहकर भी वे लोग दूसरी माँ के स्वभाव के प्रति शंकालु थे। तय हो जाने के बाद मैं सीधा चाची के पास गया। मैं अब मामा के यहाँ रहूँगा, वहीं पढ़ूँगा। वह आवाक करुण सी आंखों से मुझे देखती नहीं, फिर धीरे धीरे बोली, मामा के यहाँ? तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते रमन भैया, यहाँ स्कूल ही नहीं है ना। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ साल 6 महीने में कोई स्कूल खुल जाए तो क्या रुक जाओगे? वह जैसे अपने आप को दिलासा दे रही थी। अरे स्कूल कैसे खुल जाएगा? मुझे उनकी बचकानी बातों पर हंसी आ गई। फिर मैं बड़ों की तरह उन्हें समझाता सा बोला, तुम चाची मेरी हिंदी वाली किताब रख सकती हो। हाँ अच्छा, मुझे दे जाना, वह अपने को समझाती सी बोली थी। जाने के दिन जब मेरा सामान वगैरह रिक्शे पर रख दिया गया तो अनायास मुझे लगने लगा था जैसे मैं अधकचरे किशोर से एक वयस्क जिम्मेदार बड़े युवा में बदल गया हूँ। एकाएक अंदर चाची की कोठरी में आया, उनके पैर की चोट वाली एड़ी देखकर सहलाई और बड़ों की तरह बोला, तुम चलना फिरना मत, अच्छा, और कुंदनपुर के अस्पताल ज़रूर चली जाना। चाची हंसी थी, स्वीकृति में सिर हिलाकर, जैसे उन्होंने मेरे बड़प्पन को पूरा सम्मान दिया हो। कहा सिर्फ इतना, तुम छुट्टियों में आओगे ना रमन भैया? हाँ ज़रूर आऊँगा। मैं उसी मातबर लहजे में दोहराता बाहर आ गया। ननिहाल पहुंचा था तो नानी मुझे बाहों में चिपटाकर खूब रोई थी, मेरी माँ को याद कर करके। फिर मेरे दुबले दुबले हाथ पांव सहला सहला कर, दबा दबा कर निहाल होती रही थी। बीच बीच में पछताती कि कितना दुबला है, इसकी तंदुरुस्ती सुधरे पहले, पढ़ाई लिखाई पीछे। मामा मामी हंसते रहे थे। मेरी माँ अकेली बहन थी, इसलिए सभी का मुझ पर बेहद लाड था। जल्दी ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वहाँ स्कूल भी अच्छा, खेल कूद फुटबॉल हॉकी भी जमकर होती, और हमेशा खेलने भागने दौड़ने के बाद लौटने पर मामी हंसती हुई घर की भैंस के गर्म दूध का बड़ा सा गिलास मेरे हाथों में थमा देती। खाली समय में मामी के छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर पीठ पर बिठाकर उछालता, घोड़ा बनता और जी भर के चिढ़ाता हंसता। स्कूल से लौटता तो एक तरफ से तीनों बच्चे रमन भैया का शोर मचाकर कंधे पर उछालने की जिद करने लगते। पीछे पीछे उन सब की सुनकर मामी की सबसे छोटी 3 साल की बच्ची भी धीमे से शर्माकर बुलाती, लमन भैया। कभी कभी बच्ची के बुलाने पर मुझे लगता जैसे चाची बुला रही हूँ, और उस समय अनजाने में मामा से पूछ बैठता, मामा यहाँ दशहरे की छुट्टियाँ कब होती हैं? और छुट्टियों में घर पहुँचा तो बाबूजी मेरी लंबी गठी कदकाठी देखकर चकित रह गए थे। उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। चाची कहाँ है चाची? फिर मुझे याद आ गया और मैं सीधे रसोई की धुंधवाती कोठरी की ओर बढ़ गया था। वह वहीं थी, वैसी ही धुंधवाती चूल्हे में ढेर के ढेर उपले और गीली लकड़ियां धोंक कर आंखें पोंछती हुई। मुझे देखा तो दहकती आँच के बीच गदगद हो खिल पड़ी थी।
रमन भैया, और देर तक मुझे मुग्ध रोमांचित आंखों से देखती रहीं। मैं जाता हूँ सबसे मिलने, तुम रोटी सेंक लोगी तो आऊँगा। हाँ हाँ। अरे हाँ, तुम्हारा पैर कैसा है? ठीक है, लेकिन जब वह खाना परोस रही थी तो मैंने देखा उनके पैरों में गंदी पुरानी साड़ियों की पट्टियाँ बंधी हैं और वह मचक मचक कर चल रही थी। मैं बहुत नाराज हुआ था। तुम तो कहती थी तुम्हारा पैर ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो गया था बीच में, इधर ही जाने क्यों। तुम कुंदनपुर के अस्पताल गई थी? मेरा मतलब चाचा ले गए थे। घाव 5-6 दिन में काफ़ी भर गया था, इसी से नहीं गई ना। वह वैसी ही धीमे से सहम कर हंसी, जैसे किसी अपराध की स्वीकृति दे रही हूँ। मेरी समझ में न आया कि और क्या करूँ, तो थोड़ा रुककर अटकते हुए पूछा, अच्छा, तुमने वह बाल भारती पढ़ी क्या? हाँ, वह अटक कर सहज होती सी बोली, पढ़ी। तुम्हें और कहानी की किताबें ला दूंगा पढ़ने के लिए। नहीं, जाने दो, रहने देना। क्यों? ऐसे ही। यहाँ घर में कब पढ़ूंगी? पहले काम देखना चाहिए ना। अब मैं इतनी बड़ी हुई, मुझे घर के काम। जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सी आशंका हुई। क्यों? क्यों, अम्मा ने तुम्हें पढ़ते देखकर डांटा? नहीं नहीं, वह सहम कर चुप हो गई। ज़रूर डांटा है। किताब कहाँ है? लाओ देखूं तो। बहुत देर बाद चाची ने किसी तरह बताया। अम्मा ने किताब फाड़कर फेंक दी। फिर वह उल्टे मुझे ही समझाने लगी। गलती मेरी ही थी ना, मुझे उस वक्त किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी ना। मैं जानता था उस वक्त का मतलब किस वक्त था। अंदर मन बहुत उदास खिन्न हो गया। एकाएक कुछ ना सूझा तो मैंने पूछा, चाची, तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती कुछ दिनों के लिए? मैं बाबूजी से कहूँगा। कहूँ? नहीं, वह वैसे ही उदास स्वर में बोली, तुम कुछ मत कहना। क्यों? तुम जाना नहीं चाहती अपने घर? नहीं, यही ठीक है ना। अरे, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। आखिर तो 15-16 साल का किशोर ही था। लेकिन चाची कह रही थी अटकती भर्राई आवाज़ में, रमन भैया, मैं ऐसे कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे इस तरह बस यहीं ठीक है। यह कहते हुए उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने से अपने को पूरी तरह समेट लेना चाहा था। वह समेटती जा रही थी एक एक करके और मैं देखता जा रहा था। वे दुबली दुबली सी पीली सी बाहें, वह पका हुआ एड़ी का घाव, उसके गिर्द लिपटी गंदी मटमैली पट्टियाँ, पसीने से हमेशा फैली फैली हल्की सी बिंदी और उलझे बालों में खो गई फीकी फीकी सी सिंदूरी मांग और सहमी सहमी भयभीत फड़फड़ाती सी आँखें। चाची कुछ बोल नहीं रही थी, पत्थर सी चुपचाप बैठी थी। पर मुझे लग रहा था जैसे उनका मौन भाषा से ज़्यादा मुखर है। उसमें लिखा है, तुम नहीं जानते, बच्चे हो ना रमन भैया। इधर मेरी तरफ देखो, कहीं सोने से मिट्टी बनकर भी कोई जाती है पति गृह से, और सिर्फ जाना ही तो नहीं है ना। जाने पर एक तरफ से चारों ओर उग आई शंकाएं, कौतूहल, ममता, प्यार, पछतावा और छटपटाहट, लाचारियाँ, तमाम आवेश और धिक्कार भरी चुनौतियाँ। लेकिन सब व्यर्थ, असहाय, बेहद लाचार। कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इस तरह कुछ दिखाई पड़ने वाला सनसनीखेज जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरे ऊपरी शरीर पर कहाँ कोई घाव है। यह एड़ी का घाव तो एक संयोग है बस। यह ना होता तो कहीं किसी प्रताड़ना यातना की अर्जी पेश कर सकती थी मैं। मेरे खिलाफ किसी के होने का कोई सबूत है कहीं? मेरा पति तो शराबी जुआड़ी भी नहीं, शेर की तरह गरजने दहाड़ने वाला भी नहीं, घर से बाहर रंगरेलियां मनाने वाला भी नहीं। उनकी औरतें तो सिर पटक कर, चीख चिल्लाकर, रोते झगड़ते जिंदगी बिता देती हैं। उनके पास कहने को तो कुछ होता है ना, पर मेरे पास कहीं कुछ नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर रेत है। मुट्ठी को खाली भी नहीं कह सकती। मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच ही भोथरा है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर किया ही नहीं जा सकता। नहीं, गलत कह रहा हूँ।
चाची के मौन में लिखी यह भाषा तब नहीं पढ़ पाया था। उस समय तो बस एक किशोर मन में पनपने लायक भरा माया ममता सहेज बैठा रहा था, लेकिन बोलूं क्या समझ में ही ना आता था। तब चाची ही बोली थी, वहाँ नानी के पास अच्छा लगता है? हाँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने बताया कि वहाँ का स्कूल यहाँ वाले से बहुत अच्छा है। हॉकी फुटबॉल खेलता हूँ और मामी के बच्चों से जी भर कर खिलवाड़। अच्छा, तब तो तुम्हें अब यहाँ अच्छा नहीं लगता होगा ना? वाह, लगता क्यों नहीं? अच्छा, तो कब तक रुकोगे? मैंने जल्दी से सोत्साह कहा, पूरी छुट्टियाँ, सिर्फ स्कूल खुलने से एक दिन पहले जाऊँगा। चाची की आंखों में हल्की सी जोत भर गई थी। थोड़ी देर तक निश्चल प्यार से मुझे देखती नहीं, फिर मुझ पर दृष्टि ठहराए ठहराए ही ममता से बोली, रमन भैया, तुम मेरे लिए ही रुक रहे हो ना? हाँ, मैंने सिर झुकाकर थोड़ा झेप कर कहा, मुझे भी तो यहाँ तुम्हारे पास अच्छा लगता है। इन थोड़े से बचकाने सवाल जवाबों ने संकोची मन को थोड़ा बढ़ावा दिया। चाची, हाँ, तुम यह कैसी लुगड़ी धुगड़ी सी साड़ी पहने गंदी सी रहती हो हमेशा। चाची हंसी अजीब दयनीयता से। क्या करूं, मुझसे कपड़े साफ ही नहीं हो पाते। ढेर सारा साबुन घिस लेती हूँ और धोती वैसी की वैसी गंदी। गलत, बिल्कुल गलत। तुमने मेरी पैंट धोकर कितनी साफ कर दी थी। यह साबुन वाली बात तो अम्मा उस दिन तुम्हें कहकर डांट रही थी। तुम्हारी साड़ियाँ ही रंग उधड़ी पुरानी सी हैं। तुम अच्छी नई साड़ियाँ क्यों नहीं पहनती बक्से से निकाल कर? अरे, घर के काम काज के लिए यही सब साड़ियाँ ठीक हैं, चटकदार साड़ियाँ तो। लेकिन अम्मा और ताई चाचियाँ तो पहनती हैं। वे लोग तो नाखूनों में पॉलिश और बिंदी भी लगाती हैं। वो लोग शऊरदार हैं। तुम फिर झूठ बोल रही हो। मैं अपनी उम्र भर नाराज होकर बोला, मैं देखता नहीं क्या? तुम तो सब लोगों से कहीं ज़्यादा काम करती हो। तुम्हें सब काम करना होता है। अम्मा चाचियाँ सब झूठ झूठ बका करती हैं, और तुम देखने में भी सबसे ज़्यादा अच्छी हो। इस बार चाची एकदम छोटी बच्ची की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मैं चौंक कर देखता रह गया। मुझे सचमुच विश्वास नहीं आ रहा था कि चाची ऐसे भी हंस सकती हैं। एक क्षण मुझे लगा कि क्या इस चेहरे में फिर से वैसी ही जोत भरी जा सकती है जैसी उस दोपहर, उस पहली दोपहर पालकी से उतरते हुए लू के झकोरे से जब घूंघट उड़ा था तब। मैं एकदम पूछ बैठा, सुनो चाची, तुम्हारे पास साड़ियाँ हैं भी या नहीं? उनकी आंखें जैसे लज्जा और अपमान से भर आईं। वह जल्दी से संभलते हुए सख्त लहजे में बोली, क्यों है, क्यों नहीं है तो। लेकिन उनकी आंखों की कचोट देखकर मैं अपने आप को धिक्कार उठा था। क्यों पूछी मैंने ऐसी बात? अपने आप पर खीज आई। फिर बड़े अपनेपन से बोला, अच्छा, मैं इस बार छुट्टियों में आऊँगा ना, तो तुम्हारे लिए बिंदी, आलता और नाखूनों की पॉलिश लाऊंगा। एकाएक चाची जैसे किसी अनकहे दर्द से बिलबिला उठी थी। दहक कर बोली थी, नहीं नहीं, तुम कुछ मत लाना रमन भैया। क्यों? मैं हताश हतप्रभ था। तुम्हारे चाचा से कह दूंगी ना, वो लेते आएंगे। और उनका चेहरा बिल्कुल सपाट सा हो गया था। मैं कुछ ना समझ पाया, बस अबूझ हकबका सा उनके चेहरे की ओर देखता रह गया। छुट्टियां बीत गई थीं। मैं वापस नानी मामा के पास आ गया था। आने से पहले चाची ने पूछा था, कब आओगे अब रमन भैया? मैंने बताया, हाँ आना। फिर रुककर बोली, लेकिन लाना कुछ नहीं, हाँ। कहते कहते जैसे अपार पछतावे और ममत्व से भरकर बोली, तुम अभी छोटे हो ना, बच्चे हो। मैं तुम्हारे चाचा से कहती ही नहीं। कहूँगी तो वे ले आएंगे ना। तुम क्यों कुछ लाओगे मेरे लिए, ऐं? मैंने अनमने मन से ज़्यादा कुछ समझने की कोशिश किए बिना सिर हिला दिया। लेकिन तुम अपने घर चली जाओ कुछ दिनों को। मैं बाबूजी से कहूँगा। यहाँ तुम्हें बहुत चलना पड़ता है, ऐसे चोट ठीक नहीं होगी। चाची वैसी ही उदास मुस्कराईं। हाँ, जाना चाहूँगी अब कुछ दिनों को।
एकाएक मेरे मुंह से निकला, चाची तुम नानी के पास नहीं आ सकती? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बोलो, मैं मामा से कहूँ क्या? चाची जैसे उतने वाक भर कोई सपना देखती रहीं, फिर हंसी। अरे नहीं, तुम्हारे मामा नानी के यहाँ मैं कहाँ, मुझे यहीं रहना है। तुम आओगे तो मुझे यहीं अच्छा लगेगा। मैंने इस बार नानी और मामी को भी बताया, यह भी कि जब मामी की छोटी वाली बच्ची बुलाती है तो मुझे लगता है जैसे चाची बुला रही हैं। रमन भैया। दिनचर्या वैसी ही मौज मस्ती से भरी हो गई थी। खाली समय में पढ़ता और पढ़ने के बीच बीच समय में चाची के बारे में सोचता। चाची के बारे में सोचते हुए लगता मुझे उम्र के हिसाब से जिस तरह बढ़ना चाहिए मैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। उस तेज़ी से बढ़ती उम्र के बीच में सिर्फ एक सवाल जहाँ तहाँ उम्र का मेरा रास्ता रोक लेता है। अच्छा, चाची ने मुझसे लाने को क्यों मना किया? पहली बार दूसरी बार तो वह मुझे फुसला रही थी। पहली बार शायद उनके मुंह से चाचा का नाम सुना था। मेरे जहन में भी चाचा का ख्याल आज तक कभी आया ही नहीं। आया तो बल्कि जुगाली करते हुए बैल का ख्याल आ गया। भर्र भर्र करती पत्तियां चबाती गड़हियों के बीच पानी चबचबाती भेड़ों का ख्याल आ गया, लेकिन चाचा का नहीं। वे मौके मौके पर खाना खाते थे। यहाँ से वहाँ तिलिस्म होशरुबा लिए एक कोने में ढरकते रहते थे और बस्ता दाब कर हुमर हुमर करते निकल जाते थे। जाते जवाते अम्मा जरूर कुछ कुछ सहेजती, बताती और वे अति संतुष्ट भाव से सिर हिलाते। कमीज़ की बटन लगाने को अम्मा को देते। उसे क्या दूं, वह तो बेशऊर है। गंदी रुमाल भी अम्मा झटपट धोकर सुखा देती, जबकि पसीने से भभकती कमीज़, बनियाइनें, तौलिए, पैंट, कमीजें सब चाची धोती। हाँ, लेकिन चाची का वह अस्वीकार। वार्षिक परीक्षा के 15-20 दिन रह गए थे। पढ़ने की छुट्टियां हो गई थीं। एक दिन शहर से लौटकर मामा ने बताया, तू अपनी छोटी चाची की बात करता था ना? हाँ, आज उसे लेकर तेरे घर के लोग अस्पताल आए थे। उसके घाव में जहर फैल गया है। बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा है। मैं खड़ा खड़ा सुनता रहा। जो कुछ पूछा मामा जितना जानते थे बता दिया। मैं लौटकर पढ़ने बैठ गया, लेकिन जल्दी ही बाहर जाकर रोज़ की तरह खेलने वाले लड़कों में शामिल हो गया। फिर बाहर से भी वापस लौट आया और मामी के छोटे बच्चों को बार बार कंधों पर बिठाकर उचकाने की कोशिश की। दोबारा फिर पढ़ने की। अंत में हारा सा मामा के सामने आकर खड़ा हो गया। मामा, एक दिन को घर हो आऊं? घर? हाँ हाँ, पर तेरे इम्तहान। दूसरे दिन ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा, समझ गया। चला जा, सुबह की बस से चला जा। दोपहर का सन्नाटा खिंचा था। सिर्फ बाबू बाहर बैठक में जगे थे। तुम्हें कैसे पता चला? मामा ने बताया। ओह, क्या कहा बड़े डॉक्टर ने? जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके पैर कटवाने को। मैं भागा भागा अंदर पहुंचा। चाची बिस्तर पर थीं। पैरों में साफ अस्पताली पट्टियां बंधी थीं। मेरी आहट पर उन्होंने चौंक कर देखा, जैसे किसी महाशून्य को थहाते हुए उनकी दृष्टि लौटी थी। रमन भैया? आंखों में न कहीं बादल थे न समंदर, सिर्फ रेत, सूखी रेत। और सूखी रेत के बीच से जैसे पानी की पतली धार सी हंसी वह। क्या छुट्टियां आ गई रमन भैया? नहीं, मैं तुम्हें देखने आया। हाँ, अभी तो तुम्हारे इम्तहान होने वाले होंगे ना? हाँ, अभी 15 दिन है। तो कल सुबह चला जाऊंगा। मामा से किसी तरह कहकर आया। थोड़ी देर चुप बैठकर किसी तरह कह पाया, तुम्हारी तबीयत कितनी खराब हो गई चाची? तुम्हारे घाव में जहर फैल गया ना? क्यों नहीं किसी से कहा तुमने? चाची बोली नहीं कुछ। वही उनकी खामोशी वाली भाषा ने बुझी बुझी आंखों से कहलाया था, तुम खूब सोचकर बताना रमन भैया कि मैं किससे क्या कहती। बस फिर खामोशी की भाषा भी पूरी तरह सपाट हो गई सन्नाटे के साथ। थोड़ी देर में वह फिर हंसी। सब कह रहे हैं रमन भैया कि डॉक्टर ऑपरेशन में मेरा पैर काट देंगे पूरा,
और और मैं लंगड़ी हो जाऊंगी। मैं चुप रहा, सिर्फ दर्द की बूंद टप टप कानों से टपकती रही। हार कर टटके शब्दों में दिलासा देने की कोशिश की। नहीं तो किसने कहा? आज सुबह मन्नू मझली चाची का बच्चा बता रहा था। बच्चा है बताकर हंस रहा था। फिर एकाएक मुझसे बोली, लेकिन रमन भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑपरेशन ना हो। क्या? मैं हतप्रभ अवाक उन्हें देखने लगा। ऑपरेशन तो होगा ही, बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है। चाची वैसी ही मुस्कुराई। कहने दो, बड़े अस्पताल के डॉक्टर क्या सब कुछ जानते हैं? ऑपरेशन नहीं भी हो सकता। नहीं नहीं, तुम समझती क्यों नहीं? ऑपरेशन बहुत जल्दी, मतलब जल्दी से जल्दी करवाना होगा। अच्छा अच्छा, जैसे वे उस बात को ख़त्म करती सी बोली। तुमने नानी के घर का हालचाल नहीं बताया? ठीक है सब। मेरा मन बहुत खिन्न, बहुत बेसब्र, उदास सा हो रहा था। तुम कल ही चले जाओगे ना? वह दोबारा पूछ रही थी। हाँ। फिर रुक कर बोला, नहीं, एक दिन और रुक जाऊंगा, मामा जानते हैं। नहीं, तुम चले जाना। फिर थोड़ा रुकी और अटक कर बोली, रमन भैया, उस दिन मैंने जाने किस रौ में तुम्हारा जी दुखा दिया था। काफ़ी बचकानी और फूहड़ सी बात थी ना वह। मैंने तड़प कर देखा, वह धीमी मुस्कुराहट दर्द से छटपटा रही थी। लेकिन यह दर्द एड़ी के जहरीले घाव से कहीं ज़्यादा मर्मांतक था। यह दर्द उस मूढ़ दंभ और तिरस्कार का था जिसने उसे दुरदुराते हुए कहा था, मैं टिकुली बिंदी लाने वाला जोरू का गुलाम हूँ क्या? तू फूहड़ ही नहीं, बेशरम भी है। छुट्टियाँ कब तक हैं तुम्हारी? उन्होंने अपने दर्द से उबर कर पूछा। अभी 1 महीने हैं, मैं बोला। मैंने अचकचा कर उन्हें देखा। मेरे किशोर मन की सामर्थ्य शायद दर्द की उस सीमा रेखा पर टूट रही थी। दूसरे दिन वापस चला आया था। चौथे दिन गणित के मास्टर जी के पास से एक सवाल पूछकर लौटा तो मामा आंगन में खामोश से बैठे थे। नानी और मामी की आंखें भरभराई हुई थीं। मामा ने बुलाकर मुझे पास बिठाया और कंधे थपथपाकर धीमे से कहा, रमन, तेरी वो चाची नहीं रही। सुबह डॉक्टर ने अस्पताल में बुलाया था ऑपरेशन के लिए। उसने सुना, रात में सोई और सोई सोई ही सारी यातनाओं से मुक्ति पा ली। मेरे कानों में किसी अनकहे दर्द की बूंद बूंद टपक रही थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।